Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online sessions of English, Pressy and Composition. I welcome you in lecture number 2. First lecture में हमने कुछ understand किया था header footer rule को, and what is header footer rule? मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रेसी का पेपर होता है, बिल्कुल जैसे ही आप इंग्लिश ऐसे का पेपर प्रैक्टिस से उसमें एक्सपर्टी हासिल करते हैं, प्रेसी का पेपर भी ऐसा ही होता है। और जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने प्रेसी का क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, और आजकल क्योंकि सिलेबस 2015 के बाद चेंज हो गया, तो आपका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सीएसएस है, पीसीएस है, पीएमएस है। मैं चूंकि आपको बता चुका हूं कि हमारे हमसाया ममालिक में जिस तरह इंडिया है, भारत, वहां पर प्रेसी का पेपर टफेस्ट पेपर समझा जाता है, और आईएएस के एग्जाम के लिए प्री रेक्विजिट भी है उनका, स्कैनिंग टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और वहां पर ये क्वेश्चन 75 मार्क्स का आता है। हम इंशाल्लाह ताला आईएएस के भी पेपर जो है सॉल्व करेंगे लाइव, जैसा कि हम पिछले 8-10 साल से पैरेलल अपनी एकेडमी में यहाँ पर भी जो क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस यहाँ पर होती हैं, उसमें करते थे ड्यू टू कोविड-19। अब तो अब चूंकि जूम पे ही क्लासेस चलेंगी, देखते हैं कब तक ये ऐसा ही चलता है। तो हम उस एरिया को भी इसलिए अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि जितना डेंस, जितना लेंथी कंटेंट आप प्रिसाइज करने की टेक्निक्स फॉलो करते हैं, एक तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, डेवलप होती है। दूसरा, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने से कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बढ़ती है, वोकेबलरी के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी आता है, क्योंकि आप प्रेसी या कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस को अगर इन डेप्थ गौर से एनालिसिस करें तो इसमें कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने दिए गए होते हैं, जिससे बहुत से रिजल्ट्स भी हम डिड्यूस कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिसको हम रिप्रोड्यूस करके अपने किसी न किसी ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट में एज ए रेफरेंस यूज भी कर सकते हैं। प्रेसी में चूंकि हेडर फुटर रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, डायरेक्टली हम अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, और प्रेसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ड्राफ्टिंग टेक्निक्स है। यानी आप पहले 2 रफ ड्राफ्ट अगर बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से आधे घंटे के अंदर बना लेते हैं, तो फाइनल ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली आपका बन जाता है। उसमें आपको फिर वर्ड काउंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आपको 1/3 के उस डर से भी निकल जाते हैं आपके, हुआ कि नहीं हुआ, कोई चीज रह तो नहीं गई, क्योंकि प्रेसी का इटसेल्फ जो लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग है, वो मीनिंग ही है टू कट शॉर्ट इन अ वे, इस तरीके से किसी बात को मुख्तसर किया जाए, किसी पैगाम को समराइज या कम किया जाए कि उसकी ओरिजिनलिटी उसमें रहे, मेन थीम, मेन आइडिया और मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो भी रहे, और आप अपनी बात को एक अच्छे अंदाज से शॉर्ट करके आगे प्रेजेंट कर दें कम अल्फाज में। नॉर्मली हमारे यहाँ ज्यादातर पाकिस्तान में चूंकि बीए में है ये, तो ट्रेडिशनल वे से टीचर पढ़ाते हैं और वो समझते हैं कि प्रेसी समथिंग लाइक दैट, कि आप इररिलेवेंट चीजों को बस निकाल दें बाहर, एग्जांपल्स को निकाल दें बाहर, और वो पैराग्राफ छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप ए लेवल्स, ओ लेवल्स को भी देखें, जूनियर क्लासेस में भी देखें, जो प्रेसी की बेसिक टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने 1/3 इन अ वे करना है कि मेन थीम भी वही रहे, उसका रिदम यानी ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, जो बात उसने शुरू में की वो आपने शुरू में करनी, जो बाद में वो बाद में, जो एंड में है वो एंड में, ऑर्डर भी वही रहे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने किसी चीज को एलिमिनेट नहीं करना बल्कि प्रिसाइज करना है, यानी कोई भी ऐसी चीज इररेलेवेंट या फालतू नहीं होती उस पैसेज में, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स अंडरस्टैंड करनी होंगी। जिस तरह मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कुछ टेक्निक्स के साथ साथ लिटरेचर भी रिकमेंड करता हूँ, जिस तरह पास्ट पेपर है सीएसएस, पीएमएस, आईएएस, यूपीएससी के, वो सॉल्व करें आप। उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं कुछ नोट्स आपसे शेयर करूंगा जिसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जहां बहुत लंबा एक डिटेल में सेंटेंस लिखा हो, उसको एक वर्ड में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जिस तरह
एक कॉन्सेप्ट है डिसग्रेस करना किसी रिलीजन को, किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को डिसरिस्पेक्ट करना, या किसी सेक्रेड लिटरेचर को डिसरिस्पेक्ट करना। इससे रिलेटेड हम अक्सर सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहा जाए तो ब्लास्फेमी, वेरी सिंपल। तो इस तरह की एक लिस्ट है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जिसको आप मेमोराइज करें, वो बड़ा ज्यादा उसका फायदा भी होता है। इस तरह वोकैबुलरी भी हमारी डेवलप होती है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने हेडर फुटर रूल चुके किया था और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट भेजी थी। जो मिडिल पोर्शन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और रफ ड्राफ्ट नंबर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पेपर है ये है जी 2010 का। इसमें हमने हेडर फुटर यानी 2 या 3 सेंटेंसेस शुरू के, उनको 2-2 3-3 बार पढ़ा और आखिरी सेंटेंसेस को पढ़ा, और जो हमारे जहन में एक आइडिया बना, एक थॉट बनी, उसको हमने यहाँ पर रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की हेडिंग नंबर 1 सूटेबल टाइटल्स के हेडिंग के नीचे लिख दिया। नाउ अगर आप देखें तो जो मेन थीम है इसमें, एनवी द मोस्ट अनडिजायरेबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन नेचर, बीइंग एनवियस वन कैन नॉट अटेन हैप्पीनेस, envy is the evil characteristic of ordinary human being, realization of one's envious attitude can make one able to get rid of envy, the cure of envy is happiness। ये हमने वो 5 के करीब टाइटल निकाले, हेडर से भी फुटर से भी पढ़ के। मैंने असाइनमेंट दी थी, वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं की कि आपने मिडिल पोर्शन भी करना है, तो चले मैं आपको आज के लेक्चर में एक करवा भी देता हूँ। ये हमारा मिडिल पोर्शन रह जाता है, तो इस मिडिल पोर्शन को भी हम पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसमें कुछ टाइटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक आपको गुर की बात बता दूं कि कैसे स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि उनके बिल्कुल ठीक प्रेसी की है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो रफ ड्राफ्ट नंबर 1 का पहली हेडिंग नंबर ए है ना, सूटेबल टाइटल, जिसमें आप टाइटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें आप जितने भी टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लें, नॉर्मली एग्जाम में चूंकि हम तो अब आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो 10-12 टाइटल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में 5 या 7 टाइटल एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, उनमें से फिर एक सूटेबल टाइटल को आप फाइनली अपने फाइनल ड्राफ्ट यानी थर्ड ड्राफ्ट में लिखते हैं। वो भी इंशाल्लाह टेक्निक्स आपसे शेयर की जाएंगी कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा जिसको आप पिक करेंगे। लेकिन एक काम की और गुर की बात कि आपको पता चले कि प्रेसी के 20 नंबर के पेपर में, और अगर आप इंडिया में दे रहे हैं आईएएस का पेपर या यूपीएससी का एग्जाम या पीपीएससी का इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें 75 या 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको कैसे पता चले कि आप 90% मार्क्स इसमें ले सकते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा गुर है, जो आपके टाइटल एक्सट्रैक्ट होते हैं उनका याद रखिएगा रिदम होता है। अगर उस तमाम रिदम के अंदर सेम सेंट्रल आइडिया एक ही आ रहा हो, क्योंकि ये आप बाय डिजाइन तो कर नहीं रहे, ये आप प्रैक्टिस से कर रहे हैं, रियल टाइम कर रहे हैं, फोकस करके कर रहे हैं, तो अगर तो एक ही मेन आइडिया आ रहा हो, याद रखिएगा, तो आपकी प्रेसी बिल्कुल ठीक हो रही है। जिस तरह इन अभी तक के 5 टाइटल्स को अगर गौर से देखा जाए तो मेन आइडिया इसमें एनवियस एटीट्यूड, एनवियस बिहेवियर और एनवी 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 यानी हसद के ऊपर बात की जा रही है। विद रेफरेंस टू सेंटेंसेस उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, लेकिन फोकस एक ही चीज के ऊपर है। और यही बेसिक गुर है, आपको खुद को पता चल जाता है, आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर लेते हैं कि आपकी प्रेसी किस हद तक बेहतर हो। आते हैं जी मिडिल पोर्शन में, देखते हैं। मैंने आपको एक और गुर बताया था, आपसे दोबारा शेयर कर लेता हूं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका जो प्रेसी का कोई भी पैसेज हो, 500 वर्ड्स का हो, 1000 वर्ड्स का हो, 1500 वर्ड्स का हो, उसका जो हेडर है यानी उसके जो शुरू के सेंटेंसेस हैं, 2-3-4 सेंटेंसेस, उसमें मेन टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी, और जो लास्ट सेंटेंसेस हैं उसमें उन्हीं मेन टॉपिक या मेन थीम को कंक्लूड करेगा राइटर। ये लिंग्विस्टिक के रूल्स हैं कि जिस पे आपने बात की है उसको कंक्लूड करना है। तो जो बॉडी होती है, बीच का एरिया जितना भी होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां चूंकि हमारे लिए इफ ही कैन से स्टार्ट होगा और ऑब्स्टेकल टू हैप्पीनेस पे ये बॉडी, ये मिडिल पोर्शन खत्म हो जाएगा। ये जितना भी एरिया होगा इसमें एग्जाम्पल्स होंगी, रेफरेंसेस होंगे और इस तरह के इल्यूजन्स यानी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होंगे, जो कि मेन एरिया के ऊपर ही बात हो रही होगी।
और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि नहीं यहाँ कोई और टाइटल भी निकल आएगा, ऐसा नहीं है। अब जो बात उसने कर दी है और जिस बात को उसने नीचे कंक्लूड किया, उस बात को वो जस्टिफाई करने के लिए, अपने नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिस तरह के पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स हैं उसको प्रूव करने के लिए, अब वो एग्जांपल्स भी देगा, डेली लाइफ से भी देगा, अपने एग्जांपल्स भी देगा, और वो इधर उधर की बातें करेगा। और यही वो एरिया होता है जहां जब हम इसको फाइनल ड्राफ्ट में या सेकंड ड्राफ्ट में भी जब हम इस पे काम करेंगे और सेंटेंसेस को मर्ज करेंगे, मर्जिंग की टेक्निक बताऊंगा और सेंटेंसेस को अल्टरेशन की टेक्निक बताऊंगा, छोटा करने की टेक्निक बताऊंगा, लेकिन उनको एलिमिनेट या खत्म नहीं करना, उसको हमने अपनी फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट है उसका हिस्सा रखना है, प्रिसाइज करना है। तो जब मैं वो टेक्निक बताऊंगा तो ये आप मेजर पोर्शन होगा आपका बीच वाला, जिसमें से आपको मार्जिन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम करने का। यानी यहां पर बहुत सी चीजें रिपीट भी करता है राइटर, और जितने भी पास्ट पेपर है, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे इंटरनेशनल है, जीआरई है, आइल्स टॉफल आप देख लें, कोई और एग्जाम देख लें, सैट देख लें, गैट देख लें, या फिर आप उसके अलावा देख लें, वो क्या कहते हैं आपका यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आप देख लें, आईएएस का एग्जाम देख लें, यूपीएससी के एग्जाम देख लें, जितना भी ये मिडिल पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा डेंस मटेरियल और डेंस कंटेंट शेयर किया जाता है, और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इसी पोर्शन में आके कंफ्यूज होते हैं। तो अभी इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो वो कहता है इफ ही कैन he deprives other of their advantages which to him is as desirable as it would to secure the same advantages himself। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एनवियस पर्सन कर सके, इफ ही कैन, अगर वो कर सके तो वो करता क्या है, वो महरूम कर देता है, डिप्राइव कर देता है दूसरों को उन तमाम फवायद या एडवांटेजेस से जो उसको अपने लिए डिजायरेबल होते हैं। यानी हसद करने वाले शख्स की जो सबसे बुरी एक इंटेंशन होती है वो ये होती है कि वो ये चाहता है कि दूसरा जिससे वो हसद कर रहा है उसके साथ जितने भी वर्ल्डली एडवांटेजेस हैं, जितने भी फायदे वो जिंदगी में उठा रहा है, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी पर्सनालिटी में, वो वैसा बन जाए और वो वैसा बन के उसको कॉपी ना कर ले, बल्कि सबसे पहले वो चीज उससे छीने। याद रखिएगा, अगर आप कंपटीशन में किसी जैसा बनना चाह रहे हैं, कंपटीशन में किसी को अपने लिए आइडलाइज करते हैं, इट इज नॉट एनवी, इट इज नॉट एनवियस एटीट्यूड। ये तो ह्यूमन नेचर में है कि आप किसी को आइडलाइज करें, वैसा बनना चाहें, वैसा बोलना चाहें, वैसा दिखना चाहें, कंपीट करना चाहें, जिंदगी में आगे जाना चाहें। बट एनवियस पर्सन क्या करता है, वो डिप्राइव करता है, वो उसके अंदर जो सबसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि अगला इससे महरूम हो और ये मुझे मिल जाए, ना कि मेरे पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जैसा किसी और के पास है। यहाँ पे एक और काम की बात इसने की। अगली बात वो कहता है if this passion is allowed to run right, it becomes fatal to all excellence and even to the most useful exercise of exceptional skill। अब यहां पर राइटर कमेंट कर रहा है अपनी तरफ से, अगर कहता है कि इस किस्म की पैशन को, इस किस्म की ख्यालात को, इस किस्म के लोगों के अंदर जो एनवियस एटीट्यूड है, इनको अलाउ कर दिया जाए, सोसाइटी एनवियस बंदे को अच्छा समझना शुरू कर दे, या सोसाइटी खुद एनवियस सारी की सारी हो जाए, जो कि ऐसा नहीं होता, सब तो एनवियस नहीं होते ना, सब तो हसद नहीं करते, लोग के पास कैरेक्टर भी होता है, लोग अपने आप को एनवी से दूर भी रखते हैं। वो कहता है अगर इस पैशन को अलाउ कर दिया जाए टू रन राइट अबंडेंस में, हर बंदा जिस मर्जी से जो मर्जी चीज डिप्राइव कर ले, बेशक वो उस स्टेटस, बेशक वो उस कैपेसिटी, बेशक वो उस ओहदे के काबिल है कि नहीं है, वो अपनी एनवियस की वजह से वो चाहे किसी से वो छिन जाए। अगर दुनिया में इस पैशन को अलाउ कर दिया जाए, अबंडेंस इन ग्रोथ, रन राइट, तो होगा क्या, दुनिया में जितनी भी महारतें हैं, एक्सीलेंस हैं, कमाल की इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज है, बड़े लोग हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे टैलेंटेड टीचर हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, अच्छे ड्रामाटिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे फिल्म मेकर हैं, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं,
उन सब की तबाही हो जाएगी और जो मोस्ट यूजफुल एक्सेप्शनल स्किल है वो दुनिया से ले लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, राइटर बड़ी अच्छी बात कर रहा है। अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत से लोग स्किल्ड है, अगर मैं वैसा नहीं बन सकता तो अब मैं उसको छीनूंगा तो नहीं, और अगर सोसाइटी मुझे उसको छीनना अलाउ कर दे तो वो स्किल तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक और इसने काम की बात की। उसके बाद कहता है व्हाई शुड अ मेडिकल मैन गो टू सी हिज पेशेंट्स इन अ कार व्हेन द लेबरर हैज टू वॉक टू हिज वर्क। अब एनवीएस की तरफ आ गया वो। एनवीएस बंदा अकेला बैठा सोचता रहता है कि जो डॉक्टर है ये गाड़ी में जा रहा है, अजीब मंतक है, और एक गरीब आदमी एक मजदूर पैदल जा रहा है, ये क्या बात हुई, ये दुनिया कितनी इनइक्वल है। ये एनवीएस बंदा सोचता है। Why the scientific investigator be allowed to spend his time in a warm room when others have to face the inclemency of the elements? क्योंकि राइटर वेस्टर्न है, वेस्ट में होता यह है कि सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो आपको पता है जो साइंटिस्ट होते हैं उनके इक्विपमेंट्स होते हैं और बाकी तमाम चीजें होती हैं, उनको एक ऐसे मॉडरेट टेम्परेचर लेवल पे रखा जाता है जहां पर एक तो ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों ने वहां काम करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए टेम्परेचर, और दूसरा जो गैजेट्स हैं वो भी वर्केबल हो सके। अब वहां पे वो कह रहा है कि ये क्यों है कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर तो एक अच्छे कमरे में एक अच्छे वार्म रूम में चुप करके कर रहा है अपना काम, और जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर क्या है, वो फेस कर रहे हैं ठंड। ऑब्वियस सी बात है यहाँ वो जिक्र कर रहा है उस बिल्डिंग में कुछ सिक्योरिटी गार्ड होगा, उस बिल्डिंग के कोई केयर टेकर्स होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो साइड एरियाज पे होंगे। वो कहता है वो तो सर्दी में बेचारे ठिठुरते रहते हैं, एक साइंटिस्ट ही है, इसको बड़ा गर्म कमरा दिया हुआ। जिस तरह वो ऊपर डॉक्टर के लिए कह रहा था कि वो गाड़ी में क्यों जाता है। हालांकि एनवीएस ये नहीं देखता, ये नहीं सोचता कि इस डॉक्टर ने डॉक्टर बनने के लिए कितनी एफर्ट की, इसने अपना ये सोशल स्टेटस एक्वायर करने के लिए कितनी सेक्रीफाइसेस की होंगी। और ये तो दुनिया की डिवीजन है, किसी ना किसी ने तो लेबरर बनना है, किसी ना किसी ने पॉलिटिशियन बनना है, किसी ने टीचर बनना है, किसी ने आर्ट। ये तो अल्लाह ताला की एक खूबसूरत डाइवर्सिफिकेशन है दुनिया की, इसी से तो दुनिया बैलेंस होगी। लेकिन एनवियस पर्सन इस तरह नहीं सोचता, वो हर चीज को नेगेटिव लेता है। उसके बाद वो कहता है why should a man possesses some real talent of great importance to the world be saved from the drudgery of his own homework या housework? ये अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अगर किसी बंदे में कोई टैलेंट है, वो पढ़ने लिखने वाला है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, उसकी घर में इज्जत ज्यादा होती है, या कुछ कमा के लाता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, उसको कहा जाता है तुम बैठ के अपना काम करो, बाकी घर के छोटे मोटे काम कोई और बहन भाई करेगा। तो अब एनवीएस कहता है ये घरों में भी ऐसा होता है कि किसी एक को बड़ा अच्छा समझा जाता है, उसकी क्वालिटीज को सेव किया जाता है और उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, और बाकियों से काम किए जाते हैं भी उसका टाइम जाया ना हो, वो घर के काम ना करे। टू सच क्वेश्चंस एनवीएस फाइंड नो आंसर। तो जो एनवीएस बंदा होता है या हसद करने वाला बंदा होता है, उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं होते। अब ये सवाल ही बेफजूल है, मतलब irrelevant है। Fortunately, however, there is in human nature a compensating passion, namely that of admiration. Whoever wishes to increase human happiness must wish to increase admiration and to diminish envy. लो जी, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर है वो क्या करता है, वो अभी खुद इनपुट भी देता है। वो कहता है जिस तरह बदकिस्मती से एनवी, हसद करना एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट कैरेक्टरिस्टिक है ना ह्यूमन नेचर की, इसी तरह खुशकिस्मती से ह्यूमन नेचर में कंपनसेटिंग फैक्टर और पैशन भी है, दैट इज एडमायरेशन। एडमायरेशन, जिस तरह आप किसी से हसद कर रहे हैं, आप किसी को एडमायर भी तो कर सकते हैं। और व्हेन समवन admires other, when someone encourages other, when someone wishes समथिंग गुड टू अदर्स, और जब इस तरह का आपके अंदर, तो आपके अंदर खुशी पैदा होती है, तो एनवियस एटीट्यूड डिमिनिश होता है। तो ले जी, इस वाले पोर्शन में हमने दो काम की चीजें देखी। एक तो जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि यहाँ पर पैसेज में क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनवियस एटीट्यूड, एक्सप्लेनेशन ऑफ envious person's thinking style, explanations of different irrelevant things which comes into the mind of envious people, और कहीं ना कहीं आखिर में उसने सॉल्यूशन भी दे दिया। What cure is there for envy? फिर envy के लिए क्या क्योर है? For the saint there is a cure of selflessness, though even in the case of saints envy of other saints is by no means impossible. Yes, वो कहता है जब इतने ज्यादा एनवियस एटीट्यूड होंगे तो इसका हल क्या है। वो कहता है आए, पहले तो हम ऊपर बात कर रहे थे ऑर्डिनरी ह्यूमन की,
अब सेंट्स की बात करते हैं, नेक लोगों की बात करते हैं, औलिया अल्लाह की बात करते हैं, उनके अंदर भी तो दुनिया के अंदर कहीं ना, क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है हर इंसान में है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने तो इसका हल ढूंढ लिया, सेल्फलेसनेस। वो तो अपना आप मार देते हैं, लोगों की सर्विस में चले जाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंट किसी और सेंट से तो एनवियस होता होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब सेल्फलेसनेस आ जाती है ना, तो फिर अपनी फील्ड के बंदे से भी आप कंपटीशन तो कर सकते हैं, एनवियस नहीं होते। बट लिविंग सेंट्स आउट ऑफ अकाउंट, ये थोड़ा सा उसने रेफरेंस के तौर पे लिया, वो कहता है उनको छोड़े। द ओनली क्योर फॉर एनवी इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी मैन, दोबारा ऑर्डिनरी मैन पे आ गया। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक करता है, जिसको आप कहते हैं कि अच्छा ये टॉपिक हो सकता था, ये टाइटल हो सकता, नहीं, असल में तो वो रवानी में बात को बढ़ा रहा है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, बट लिविंग सेंट्स आउट ऑफ अकाउंट, द ओनली क्योर ऑफ एनवी in the case of ordinary men and women is happiness, and the difficulty is that envy is itself a terrible obstacle to happiness. लेकिन वो कहता है ऑर्डिनरी बंदे या खातून, मर्द या औरत के लिए जो क्योर है एनवी का, वो खुशी है, लेकिन इटसेल्फ ये खुशी उसको तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके रास्ते में एक हर्डल है, और वो उसका एनवियस एटीट्यूड है। ले जी, इस पूरे पैसेज को अगर हम गौर से पढ़ें तो कुछ टाइटल हमारे जहन में आ सकते हैं, और इसमें उसने को और इररेलेवेंट चीजें डिस्कस नहीं की, सिंपल सी बातें डिस्कस की हैं। द वे एन envious person perceives things happenings, कुछ भी कर सकते हैं। देखें ना, जो अब मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूं तो जो ज़हन में मेरे आया कि जिस तरीके से एक एनवियस पर्सन चीजों को परसीव करता है या हैपनिंग्स को परसीव करता है, उसके बाद द alternate of envy is, sorry, the alternate भी कर सकते हैं, REMEDY, रेमेडी भी कर सकते हैं, ऑफ envious, VIO, envious behavior is, अच्छा यहाँ बिहेवियर VIOUR होता है, लेकिन मैंने OR से इसलिए लिखा कि वर्ड में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन आपके जो एग्जाम होते हैं वो ब्रिटिश मोड ऑफ इंग्लिश पे, कैम्ब्रिज इंग्लिश पे होते हैं, तो वहां UR से आपने लिखना है। वर्ल्ड जो है ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया हुआ है, तो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं ज्यादातर, आपने ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है। द अल्टरनेट या रेमेडी ऑफ एनवियस बिहेवियर इज, क्योंकि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पे असल फोकस है, सेंट्स पे तो है नहीं, उनके लिए सेल्फलेसनेस है, तो एडमायरेशन, एडमायरेशन का उसने जिक्र किया है कि एडमायर करें। अच्छा जी, उसके अलावा द कंपैरिजन, ओहो, द कंपैरिजन या कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एनवी एंड हैप्पीनेस। एनवी और हैप्पीनेस का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि हैप्पीनेस और एनवी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके ऊपर बात की गई है। द क्योर द evils and cure of ENVY। लें जी, evil पे भी evils भी डिस्कस किए हैं उसने, और क्योर्स भी डिस्कस किए हैं। द evils and cures एक से ज्यादा डिस्कस किए हैं, तो एस डाल देते हैं। एडमायरेशन के स्पेलिंग को क्या हो गया, लें जी, ये हमने बड़ा इजीली इसको कर लिया, ये जो इसका बीच का पोर्शन था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं अगर आपके साथ एक लंबी क्लास में बैठ जाऊं तो मैं इस पूरी प्रेसिज के 20 टाइटल भी निकाल सकता हूं, और मैं इस वक्त लाइव आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं।
द थिंग इज दैट कि आपने अपने आप को प्रिपेयर ही लाइव के लिए करना है, क्योंकि पेपर में अनसीन मटेरियल आने वाला है। आपने अपने दिमाग की ऑपरेटिव एक्टिविटी को जो आपने पढ़ा है उसका टाइटल, अब इन तमाम टाइटल्स में आप देख लें, रिदम एक है, मेन थीम एक है। envy, undesirable trait, envious, cannot attain happiness, envy, evil character, realization of one envious attitude can make one get rid of envious behavior, the cure of envy, the ways envious person perceive things, the alternative या remedy of envy, comparative analysis of envy and happiness, the evils and cures of envy। कहीं ना कहीं आ जाके हम एक ही थीम के ऊपर आए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहला ड्राफ्ट कंप्लीट करवा दूंगा, और फिर अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होगा, जिसमें हम पहला सेंटेंस फिर दोबारा पढ़ेंगे और इसका एक की सेंटेंस अपनी आसान अंग्रेजी में यहाँ पे लिखेंगे। बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स हैं, आसान सी टेक्निक्स हैं। बस एक चीज आपको आनी चाहिए कि आपके जो दिमाग में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनका रिदम ठीक हो। मसलन मैं आपका एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं केपीके से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से। वो ये कहते हैं कि सर हमने चूंकि ज्यादातर अपनी मादरी जबान में, अपनी लोकल जबान में ही चीजें की हैं और लोकल सिस्टम में किया, तो अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना हमारे लिए मुश्किल है। तो मैं उनको एक टेक्निक बताता हूँ। आप किसी भी जबान में सोच सकते हैं, सोचते हुए तो बोल नहीं रहे होते ना, या सोचते हुए तो लिख रहे, तो आप अपनी लोकल जबान में सेंटेंस सोचें और उसको अंग्रेजी में डिकोड कर दें। इसकी एक और आसान टेक्निक भी है कि इनिशियल लेवल्स पे अगर आप सेंटेंस को सेंटेंस वाइज रिप्रोड्यूस करके कट शॉर्ट करके नहीं लिख सकते, तो उसको उर्दू में लिख दें, उसको अपनी मादरी जबान में लिख दें, उसको हिंदी में लिख दें। आपको पहले टेक्निक सीखनी है। जब आपको टेक्निक समझ आ जाएंगी तो अंग्रेजी पे वक्त के साथ साथ आपकी ग्रिप होती जाएगी, क्योंकि हमारे आगे लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगा, छोटे छोटे सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, ग्रामर के रूल्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें आपका बड़ा ज्यादा फायदा होने जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैं आपको वन गो में सारी चीजें फौरन लाइव पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप भी ऐसे परफॉर्म कर सकें। बहुत से स्टूडेंट है जो कर सकते हैं, जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, ग्रूमिंग अच्छी हुई है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, उनके लिए तो ये लेक्चर है कि बस अब उन्होंने लेक्चर अटेंड किया और परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से हमारे पास आते हैं और जिन्होंने असल पढ़ाई यहीं पे आके करनी होती है, यानी बाकी की जिंदगी उन्होंने सिर्फ इम्तिहान पास करने की कोशिश की है, या हमारे मुल्क में एक और अनफॉर्चुनेट चीज सेमेस्टर सिस्टम ने डाल दी है, जिसमें एबिलिटी बहुत कम हो गई है लोगों की, और राइटिंग एबिलिटी तो सेमेस्टर सिस्टम की वजह से बहुत ही कम हो गई है। तो वो बड़ा परेशान होते हैं। तो नो वरीज, हम आपको जीरो से भी लिखना सिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने टेक्निक्स आपसे शेयर कर दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम ड्राफ्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। ड्राफ्ट 2 करने से पहले मैं चाहूंगा कि जब मैं ड्राफ्ट 1 कंप्लीट कर दूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या फिर वो क्या कहते हैं पीडीएफ में, या फिर बहुत ही जो सुस्त स्टूडेंट है वो हाथ से जो पेपर पे उसने लिखा हुआ उसकी तस्वीर खींच के मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल शेयर कर देता हूँ, ecc.farhan.css @gmail.com। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, खुदारा इनकम्प्लीट काम मेरे पास ना भेजिएगा। मैं इतना अपना टाइम इन चीजों पे जाया नहीं करता, और जो सीरियस कैंडिडेट है वही चीजें भेजें। और अगर आप वर्ड में फाइल बना के भेजेंगे तो इससे आपकी सीरियसनेस का पता चलता है कि आप परफॉर्म। और याद रखिएगा दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। मैंने 2020 सीएसएस के पेपर से पहले जनवरी में शायद एक टॉपिक करवाया था, डिजिटलाइजेशन या रेवोल्यूशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी 2019 में आई थी। तो 2020 के स्टार्ट में मैंने उसको एज एन एसे करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक आ भी गया 2020 के एग्जाम में। तो उस टॉपिक को जब हम यहाँ पर एकेडमी में परफॉर्म कर रहे थे तो बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये जो चीजें आप बता रहे हैं क्या ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है? तो मैंने उनको बताया नहीं, अब ये हो जाएगा। तो बाय नो मीन्स आप इसको कोइंसिडेंट कह लें, कुछ भी कह लें, कि अल्लाह ताला का करना क्या हुआ, कुदरत की कुछ यही मंशा थी कि कोविड-19 आ गया
और बाय एनी मींस जो इस डिजिटल सिस्टम को मानते भी नहीं थे वो भी आगे। हम तो खैर 2015 से इस डिजिटल सिस्टम पे अक्रॉस द ग्लोब मेरे स्टूडेंट लाइव होते हैं, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा होते हैं, इंडिया से बहुत ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान के बहुत से शहरों सूबों से होते हैं ऑनलाइन। मैं तो काफी अरसे से ये पढ़ा रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि मैंने तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS की भी हायर स्टडीज में प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे बुनियाद रखी थी। तो हम तो शुरू से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू मस्ट बी अडेप्टिव टू चेंजेस अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि रिजिड एटीट्यूड से आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर कंप्यूटर पे राइटिंग स्पीड आपकी डेवलप करना आपके लिए कोई हर्डल है तो करनी पड़ेगी भाई। लिखना आपको करना, आप तो आप देख ले जितने भी पेपर टॉफल आइल्स, क्योंकि मैं 10 साल से टॉफल आइल्स को पढ़ा रहा हूँ, आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर ब्रिटिश काउंसिल। तो मैंने 2 साल पहले से ही इसको कंप्यूटर बेस्ड स्टार्ट भी करवा दिया था। साथ साथ लोग तो हमारे पास यहाँ पे एकेडमी में चूंकि आते हैं वो पेपर बेस्ड टेक्निक सीखते हैं, खुद हाथ से लिखना है तो, लेकिन मैं उनको कह रहा था आप इसको कंप्यूटर बेस्ड प्रिपरेशन करें, राइटिंग स्पीड बनाएं। आप देख ले आपका आइल्स टॉफल जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया। आप अपने घर से लॉगिन वो भेज देंगे, एग्जाम टाइम होगा, अपने लैपटॉप पे बैठ के आपको सॉल्व करना होगा, और जो वो टाइम दिया होगा उस टैट टर्न अराउंड टाइम, TAT टैट टर्न अराउंड टाइम में विंडो क्लोज हो जाएगी, जितना आपने लिखा होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो अब तो दुनिया इस तरफ जा रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको वर्ड की फाइल बना के मुझे भेजेंगे, क्योंकि तो उसमें मैं जरा चेक भी कर लूंगा, और उसको फिर जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट गलती करता है तो सिर्फ क्रॉस करना टीचर का काम नहीं होता। टीचर का काम होता है कि उसने उसकी जगह बेहतरीन सेंटेंस भी लिखना है। अगर कोई वोकेबलरी की गलती है तो उसकी जगह बेहतरीन वोकेबलरी का वर्ड भी लिखना है, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं, ना कि क्रॉस कर देना है या आखिर में लिख देना इतने नंबर। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं, हम एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, और जो गलत होता है उसकी जगह ठीक लिख कर स्टूडेंट को भेजते हैं, ताकि जब उसकी इवेल्युएशन हो तो नेक्स्ट टाइम वो एक नया वर्ड, एक नया सेंटेंस, एक नया स्ट्रक्चर सीखे। आज के लिए इतना ही है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर।